अगर किसी भी देश को समझना हो तो सबसे पहले उसका संविधान देखा जाता है, और अगर संविधान के दिल को समझना हो तो उसकी प्रस्तावना पढ़ी जाती है। आज हम भारत के संविधान की इसी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल के हर शब्द, हर भावना को समझेंगे। यही वो नींव है जिस पर हमारे देश के आदर्श और मूल्य टिके हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब है। सोचिए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरे संविधान के दर्शन को, उसके मकसद को बस कुछ लाइनों में निचोड़ कर रख देती है। ये वो रोशनी है जो संविधान के हर पन्ने को, हर अनुच्छेद को रास्ता दिखाती है। ये है हमारी प्रस्तावना का पूरा टेक्स्ट। अब देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि ये असल में एक ही लंबा, बहुत शक्तिशाली वाक्य है। और ये एक वाक्य भारत की पूरी कहानी कह देता है। हम कौन हैं, हम एक देश के तौर पर क्या बनना चाहते हैं और हमारे सपने क्या हैं, सब कुछ इसी में है। अब इसके एक एक शब्द को बारीकी से देखने से पहले आइए पहले ये समझ लें कि प्रस्तावना असल में है क्या। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे संविधान का पूरा सार है। इसे हम 4 तरीकों से देख सकते हैं। एक, ये संविधान का परिचय पत्र है, मतलब उसका आइडेंटिटी कार्ड। दूसरा, ये एक दर्पण यानी आईना है जिसमें हमारे देश के आदर्श झलकते हैं। तीसरा, ये पूरे संविधान का सार है, उसकी समरी है। और सबसे जरूरी, ये संविधान को समझने की कुंजी है, एक चाबी जो इसके मुश्किल दरवाजों को खोलती है। तो चलिए अब प्रस्तावना को परत दर परत समझना शुरू करते हैं। और शुरुआत सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से कि आखिर इस महान दस्तावेज को शक्ति यानी पावर मिलती कहाँ से है। हम भारत के लोग, ये सिर्फ शुरुआती 3 शब्द नहीं हैं, ये हमारे संविधान की बुनियाद हैं। ये एक ऐलान है कि इस संविधान की असली शक्ति किसी राजा, संसद या किसी बाहरी ताकत में नहीं, बल्कि सीधे भारत के लोगों में है। मतलब संविधान को हमने ही बनाया है, हमने ही इसे अपनाया है और खुद को ही सौंपा है। तो ठीक है, शक्ति का स्रोत तो पता चल गया, हम लोग। अब प्रस्तावना ये बताती है कि भारत एक राष्ट्र के रूप में होगा कैसा। ये 5 खास बातें बताकर भारतीय राज्य का पूरा कैरेक्टर डिफाइन करती है। ये 5 स्तंभ हैं। पहला, संप्रभु, मतलब हम अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद हैं। दूसरा, समाजवादी, यानी समाज में आर्थिक बराबरी लाने की कोशिश करना। तीसरा, पंथ निरपेक्ष, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो सब धर्मों का बराबर सम्मान करेगा। चौथा, लोकतांत्रिक, मतलब सरकार जनता की होगी, जनता के लिए होगी और जनता द्वारा ही चुनी जाएगी। और पांचवा, गणराज्य, यानी देश का मुखिया कोई राजा रानी नहीं, बल्कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि होगा, जैसे हमारे राष्ट्रपति। तो भारत कैसा देश होगा ये तो तय हो गया। इसके बाद प्रस्तावना उन वादों पर आती है जो संविधान अपने हर एक नागरिक से करता है। ये हमारे संविधान के सबसे बड़े लक्ष्य हैं। और ये 4 बहुत बड़े वचन हैं। पहला, हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। दूसरा, सभी को अपने विचार रखने की, बोलने की, किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता होगी। तीसरा, सबको बराबर प्रतिष्ठा और अवसर मिलेंगे। और चौथा, बंधुता, यानी भाईचारे की ऐसी भावना जो हर इंसान की गरिमा और देश की एकता को मजबूत करे। अच्छा, एक और दिलचस्प बात यह है कि आज हम जिस प्रस्तावना को देखते हैं वो हमेशा से बिल्कुल ऐसी नहीं थी। इसका भी अपना एक ऐतिहासिक सफर रहा है। तो चलिए इस सफर के कुछ जरूरी पड़ावों पर नजर डालते हैं। इसकी कहानी शुरू हुई 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान सभा ने इसे अपनाया, पर इसे लागू किया गया 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को। ये तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन 1929 में पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। फिर 1973 में केशवानंद भारती केस एक मील का पत्थर साबित हुआ और 1976 में इसमें एकमात्र संशोधन भी किया गया। लेकिन सालों तक एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल बहस का मुद्दा बना रहा। क्या प्रस्तावना को वाकई संविधान का हिस्सा माना जाना चाहिए? शुरुआत में अदालतें इसे संविधान का हिस्सा नहीं मानती थीं। इसे बस एक तरह का गाइड माना जाता था जिसकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी। लेकिन फिर आया साल 1973 और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जिसने प्रस्तावना की कानूनी हैसियत को हमेशा के लिए मजबूत कर दिया।
आपको जानकर शायद हैरानी हो कि इतने दशकों में हमारी प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक बार बदलाव किया गया है। 1976 में हुए इस संशोधन के जरिए इसमें 3 नए और बहुत जरूरी शब्द जोड़े गए। ये 3 शब्द थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन शब्दों को जोड़ने का मकसद भारत के समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष चरित्र को और ज्यादा साफ करना था और साथ ही देश की एकता के विचार को और मजबूती देना था। संविधान सभा के एक बहुत ही अहम सदस्य थे के.एम. मुंशी। उन्होंने प्रस्तावना को हमारे देश की जन्म कुंडली कहा था। मतलब जैसे एक जन्म कुंडली किसी के भविष्य का खाका खींचती है, वैसे ही ये प्रस्तावना भारत के भविष्य का रास्ता दिखाती। एक मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए अर्नेस्ट बारका, उन्होंने इससे संविधान का कुंजी नोट यानी की नोट कहा। उनका मानना था कि जैसे किसी संगीत की धुन को समझने के लिए उसका की नोट जानना जरूरी होता है, ठीक वैसे ही पूरे संविधान के सार को समझने के लिए प्रस्तावना को समझना जरूरी है। तो 70 साल से भी ज्यादा गुजर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के ये महान आदर्श, ये सिर्फ संविधान की किताब में लिखे खूबसूरत शब्द हैं या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत बन पाए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर ढूंढना है।